लीजिए। ओफो, सो रहे हो अभी? तुम्हारा पता नहीं क्या होगा, हमको इसी बात की फिक्र सताती रहती है। अरे उठो, आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त आजादी का दिन। चादर तान के सो रहे हो। कल बताए थे तुमको कि आज के दिन जल्दी उठना सुबह। इस देश की आजादी में जिन लोगों का योगदान है उनको याद करना, लेकिन नहीं, साहब सो रहे हैं। सो सो सो, तुमको कोई नहीं कुछ सुधार सकता है। सो, हम जा रहे हैं, अब सो आराम से, आराम से नींद पूरी कर लो। जा रहे हैं। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जा आगे। हालांकि उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में भाई साहब जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। इस भवन की बुनियाद वो खूब पुख्ता डालना चाहते थे, जिस पर एक आलीशान महल तैयार हो सके। अब भाई, जब बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान पायेदार कैसे बने, है कि नहीं? मैं छोटा था, भाई साहब बड़े। मेरी उम्र उस वक्त 9 साल की थी और भाई साहब यही कोई 14 वर्ष के थे। इसलिए उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा पूरा जन्म सिद्ध अधिकार था। और मेरी शालीनता इसी में थी कि मैं उनके हर हुक्म को कानून समझूं बस। हाँ, वैसे एक बात है, भाई साहब स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। हमेशा किताब खोले बैठे रहा करते थे, हमेशा पढ़ते रहा करते थे। और शायद कभी कभी दिमाग को आराम देने के लिए कभी किताब के हाशियों पर तो कभी कॉपी के पन्नों पर चिड़िया, कुत्ते और बिल्लियों के चित्र बनाया करते थे। और कभी कभी तो एक ही शब्द, वाक्य, इसको 10-20 बार लिख डालते। मसलन एक बार मैंने उनकी कॉपी पर एक इबारत लिखी हुई देखी। क्या था वो? हाँ, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, स्पेशल राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। और उसके बाद उन्होंने एक चेहरा बना रखा था। मैंने लाख चेष्टा की कि मैं इस पहेली का कोई अर्थ निकाल सकूं, परंतु असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना होता था। अब भाई वो 9वीं जमात में और मैं 5वीं में। अब उनकी शब्द रचनाओं को समझना तो मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। वैसे एक बात है, भाई साहब जितना ही पढ़ने में मगन रहते थे, मेरा मन तो उतना ही नहीं लगता था पढ़ाई में। बिल्कुल जी न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना मेरे लिए पहाड़ होता था। मौका पाते ही मैं हॉस्टल से निकलकर मैदान में आया था और कभी कंकरियां उछालता तो कभी कागज की तितलियां उड़ाता। और कहीं कोई साथी मिल गया तब तक पूछना ही क्या है। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं तो कभी फाटक पर सवार होकर उसे आगे पीछे करते हुए मोटर कार का आनंद ले रहे हैं। गिर गिर गिर। लेकिन कमरे में वापस आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर मानो प्राण सूख जाते। उनका ये पहला सवाल यही होता था, कहाँ थे? हर बार ये सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था और मेरे पास इसके जवाब में सिर्फ मौन था। न जाने यार मुंह से ये बात क्यों ना निकलती थी कि भाई साहब जरा देर बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता कि मुझे मेरा अपराध स्वीकार है। और फिर भाई साहब के पास इसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था कि वो स्नेह और रोष से मिले शब्दों से मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे? हैं? जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं तो हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा ना सब अंग्रेजी के विद्वान होते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़ी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तब जाकर कहीं विद्या आती है। अरे आती क्या है, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। मैं कहता हूँ कि तुम कितने बड़े घोंघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते हैं।
मैं कितनी बार मेहनत करता हूं, तुम अपनी आंखें देखते हो ना? नहीं देखते? अगर नहीं देखते हो तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। ये इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी कहीं जाते हुए देखा है? रोज क्रिकेट हॉकी का मैच होता है, मैं पास नहीं भटकता हूं, हमेशा पढ़ता रहता, हमेशा। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूं। तो तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े रहोगे, हम बता रहे हैं। अगर इसी तरह उम्र गंवानी है तो अगर इसी तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है कि तुम घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो, समझे? अरे दादा की गाड़ी कमाई के पैसे काहे बर्बाद कर रहे हो, हैं? घूमते रहेंगे बस। मैं लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। अब मेरे पास जवाब ही क्या था? अपराध मैंने किया तो लताड़ कौन सा है? वैसे भाई साहब उपदेश देने की कला में बड़े निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते कि जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे और हिम्मत छूट जाती थी। इस तरह जान तोड़ मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था भाई। और उसी निराशा में जरा देर के लिए सोचने लगता था कि यार क्यों ना मैं घर ही चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें अपना हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करूं मैं? मुझे अपना मूर्ख बना रह जाना मंजूर था, लेकिन इतनी मेहनत के नाम से तो मुझे चक्कर आने लगता था। लेकिन घंटे 2 घंटे में ही ये निराशा के बादल छट जाते और फिर मैं इरादा करता कि अब से मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। चटपट मैं एक टाइम टेबल तैयार कर डालता। अब भैया बिना पहले से कोई नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू कर दे हैं? टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती थी। प्रातः काल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय और फिर कहीं जाकर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले दिन से ही उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वो दांव घात, वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से अपनी ओर खींचे लिए जाती। और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता था। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती। और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साये से भागता था, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव चुपके से आता था कि कहीं वो मुझे देख न ले। उधर उनकी नजर उठी और इधर मेरे प्राण निकले। हमेशा सर पर नंगी तलवार लटकी हुई मालूम पड़ती थी। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं इतनी घुड़कियां सुनकर भी उनकी खेल कूद का तिरस्कार नहीं ही कर पाता था। बहरहाल सालाना इम्तिहान हुआ और भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया। और न सिर्फ पास हुआ बल्कि दर्जे में अव्वल आ गया। अब मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का फर्क रह गया था, सिर्फ 2 साल का। जी में तो आया कि भाई साहब को आड़े आते लूं। कहां गई आपकी वो घोर तपस्या है? मुझे देखिए, मजे से साल भर खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी आ गया। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घावों पर नमक छिड़कने का विचार ही बड़ा लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और मेरा आत्माभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौब दाब अब मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था कि अगर अब उन्होंने मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन से बड़ा तीर मार लिया है?
मैं तो देखिए खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आया। जवाब से या हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक अब मुझ पर नहीं। लेकिन भाई साहब ने तो इसे भांप लिया। यार उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। एक सुबह की बात है, मैं दोपहर तक पूरा समय गुल्ली डंडा की भेंट चाहकर भोजन के समय घर पे लौटा तो देखा भाई साहब मुझ पे टूट पड़े और तुरंत तलवार खींची और लपक पड़े मेरी ओर। देखता हूँ कि इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गया, तो तुम्हें बहुत दिमाग हो गया है। मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा। अरे तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा होगा। उसके चरित्र में तुमने कौन सा उपदेश लिया? ये यूं ही पढ़ लिया था। मगर इम्तिहान पास कर लेना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। असल चीज होती है बुद्धि का विकास। समझे? जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। समझे? अब आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेकों राज्य अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते हैं। बात समझ में आई? बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी समीप उसे कर देते थे कर। बड़े से बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? क्या हुआ उसका अंत? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। अरे कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला नहीं बचा। आदमी जो कुकर्म चाहे कर ले, पर भैया अभिमान कभी ना करे। कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना ही नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। बात समझ में आ रही है? अरे तुमने तो शैतान का हाल भी पढ़ा होगा। उसे यह अनुमान हो गया था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अब अंत में क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? मालूम है? नहीं, कैसे मालूम होगा? हम बता रहे हैं। अंत में हुआ ये कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। अब शाहे रूम ने भी एक बार अहंकार किया था। नाम सुनो शाहे रूम का? है? नहीं सुनोगे ना? गुल्ली डंडा फुर्सत होगी तो सुनोगे। शाहे रूम ने एक बार अहंकार किया, भीख मांग मांग कर मर गया। भीख मांग मांग कर। समझ गए? तुमने तो भी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सर चढ़ गया है। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। इतना अभिमान। अरे ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए हो। अंधे के हाथ बटेर लग गए, बटेर। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लगेगी। कभी गुल्ली डंडे में अंधा चोर निशाना पड़ गया ठीक है, लग गया निशाना। उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता है। समझ गए? सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना, एक भी निशाना खाली न जाए। और मेरे फेल होने पर जाना नहीं। बात समझ में आ गई? जब हमारे दर्जे में आओगे ना तो दांतों से पसीना रहेगा, दांतों से। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम रखना तुम आसान समझते हो? हैं? 8 हेनरी को गुजरे हैं, 8। अब कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ था कुछ याद कर लेना, उसको तुम आसान बात समझते हो? हैं? हेनरी 7वें की जगह अगर हेनरी 8वां लिख दिया, समझ लो सारे नंबर गाया, बिल्कुल सफा चट 0। सिफर नहीं मिलेगा। तुम हो किसके हाल में? तुमको क्या लगता है? हैं? अब दर्जनों तो जेम्स हुए। जेम्स नामे नहीं सुने होंगे तुम। हम बता रहे हैं, दर्जनों विलियम्स, कौड़ियों चार्ल्स। अरे दिमाग चक्कर खाने लगता है, चक्कर।
आंधी रोग आने लगता है, आंधी चक्कर आ जाते हैं। इन अभागों को एक भी नाम नहीं चुकते, एक ही नाम के पीछे सेकेंड लगा दिए, थर्ड लगा दिए, फोर्थ लगा दिए, फिफ्थ लगा दिए। अरे हमसे पूछ लेते, हमसे पूछ लेते, हम दसियों लाख नाम बता देते, दसियों लाख। नहीं, हेनरी द्वितीय, हेनरी तृतीय, जेम्स 4, जेम्स 5 याद हम लोग को करना है। और ज्योमेट्री, ज्योमेट्री बस खुदा की पनाह समझो। ए बी सी की जगह अरे ए सी बी लिख दिया, सारे नंबर कट गए, हो गया पत्ता साफ। क्या बताए, अरे इन निर्दयी लोगों से कोई ये क्यों नहीं पूछता है, कोई ये क्यों नहीं पूछता कि भैया ए बी सी की जगह ए सी बी लिख दिया जाएगा तो कौन सा फर्क हो जाएगा, हैं? अरे व्यर्थ की बात के लिए काहे छात्रों का खून पी रहे हो? तुमने एक बात बताओ, अरे तुमने दाल भात रोटी खाई या तुमने दाल रोटी और भात खाया, इसमें कौन सा फर्क हो गया? कोई फर्क है? मगर मगर इन परीक्षकों को कौन समझाए? समझा नहीं सकते हैं आप, वो तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटन की विद्या का नाम रखा है शिक्षा। आएगी इसे शिक्षा। अरे आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने क्या फायदे? अब इस रेखा पर वो लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना हो जाएगा। अरे जरा पूछिए इससे प्रयोजन है? दुगुना नहीं चौगुना हो जाए, हम कह रहे हैं। क्या आधार है? अरे आधार है हमारी बला से। दीदे फाड़ फाड़ के देख रहे हो, को समझ में आ रहा है तुमको? लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुरापात करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा और तुमको भी करना पड़ेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि एक एक बात को ध्यान से सुना करो। अब परीक्षा में आएगा, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले और कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोते नहीं, रोइए। अरे कौन नहीं जानता है कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी चीज है? इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों को उस पर स्नेह हो जाता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। अब जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखेगा कोई? जो बात एक वाक्य में साफ कही जा सकती है उसके 4 पन्ने लिखने की क्या जरूरत है? तो बताओगे भला हमको? घोंगा बसंत बैठे वो। इसलिए ऐसी शिक्षा की मैं हिमाकत करता हूं, समझ गए? अरे अब ये तो समय की किफायत नहीं है, बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। अरे हम चाहते हैं भैया आदमी को जो कुछ कहना है चटपट कह दो, अपने रास्ते लो, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने भरने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी फुल स्केप आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं है तो क्या है? अनर्थ तो ये ही कहा जाता है ना। अच्छा, और उसके बाद भी तुर्राइए, संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो, ठीक है? संक्षेप में 4 पन्ने हुए, हाँ संक्षेप में 4 पन्ने हुए, नहीं तो शायद 100 पन्ने लिखवा लेते ये लोग, तेज भी दौड़िए धीरे भी। अब बताओ ये है उल्टी बात की नहीं है? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को कौन समझाए? एक धेलिक तमीज नहीं है, और उस पर दावा, अरे हम अध्यापक हैं। अब मेरे दर्जे में आओगे ना लाला, तो सारे पेपर पापड़ तुमको बेलने पड़ेंगे, तब तुमको पता चलेगा आटे दाल का भाव। और मान लो तुम्हारे दर्जे में अव्वल आ गए तो वो जमीन पर पांव नहीं रखते हैं, मेरा कहना मानिए। और लाख फेल हो गया हूं, लेकिन तुमसे बड़ा हूं और बड़ा ही रहूंगा। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है, जो कुछ कहता हूं उसको बिल्कुल गिरह बांध लो, ये बताना है, बाद में पछताओगे तुम फिर। वो तो स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने भाई साहब की ये उपदेश माला कब समाप्त हो। भोजन आज मुझे बड़ा निस्वाद लगा। जब पास हो जाने पर ऐसा तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद मेरे प्राण ही ले लिए जाते यार।
भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा यार, अरे बाप रे बाप, मुझे तो डर लगने लगा। कैसे स्कूल छोड़कर नहीं भागा यही गनीमत समझो। लेकिन एक मजेदार बात, साला इतने तिरस्कार के बावजूद भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। पढ़ता भी था लेकिन बहुत कम, सिर्फ इतना पढ़ लेता था कि रोज का ये टास्क पूरा हो जाए और कक्षा में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था, भाई साहब की डांट फटकार ने सारा विश्वास गायब कर, सब चौपट हो गया और फिर वही चोरों जैसा जीवन कटने लगा। हाँ, भाई साहब इस बार बड़ी मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट आने वाले हैं। सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। उन्होंने बड़ी मेहनत की थी यार, पर जाने कैसे फेल हो गए। और मैंने कुछ नहीं पढ़ा था फिर भी दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। इधर भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6:30 से 9 बजे तक स्कूल जाने से पहले कोर्स का एक एक शब्द चाट लिया था। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी बेचारे की, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो बेचारे रो पड़े, फूट फूट कर रोए। मुझे भी रोना आ गया। अपने पास हो जाने वाली खुशी आधी रह गई। मैं भी फेल हो गया होता तब शायद भाई साहब को इतना दुख ना होता। लेकिन अब विधि की बात कौन टाले भाई। मेरे और भाई साहब के बीच में अब सिर्फ एक दर्जे का अंतर रह गया। अब मन में मेरे एक बड़ी कुटिल भावना पैदा हुई। मुझे लगा कि यार काश काश भाई साहब एक दर्जा और फेल हो जाए, बस एक दर्जा और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा। फिर वो किस आधार पर मेरी फजीयत करेंगे। लेकिन भाई मैंने इस कमीने विचार को दिल से बाहर निकाल फेंका। अरे यार आखिर वो मुझे जो कुछ कहते हैं, डांटते डपटते हैं, वो मेरे हित के लिए ही तो करते हैं। मुझे उस वक्त अप्रिय जरूर लगता है, मगर या शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हुआ चला जाता हूँ, और वो भी इतने अच्छे नंबरों से। वैसे आपके भाई साहब कुछ कुछ नरम पड़ गए। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने बड़े धीरज से काम लिया। शायद अब वो इस बात को समझने लग गए थे कि उन्हें मुझे डांटने का अधिकार नहीं रहा, या है भी तो बहुत कम। इधर उनकी सरलता का मैंने बड़ा फायदा उठाया, मेरी स्वच्छंदता बढ़ी। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा चाहे पढ़ूं या ना पढ़ूं। इसलिए भाई साहब का जो थोड़ा बहुत डर था, जिसकी वजह से मैं पढ़ लिया करता था, वो भी बंद हो गया। इधर मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हुआ था यार। कनकौवा मतलब पतंग। तो दिन भर पूरा पतंगबाजी की भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था। मैं उनकी नजर बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां, आदि सारी तैयारियां बड़े गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह तनिक भी संदेह नहीं होने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय मैं हॉस्टल से दूर एक कटा हुआ कनकौवा लूटने के लिए बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता हुआ चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर नए संस्कार ग्रहण करने जा रही। बालकों की एक पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने दौड़े चली आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की परवाह नहीं थी। सब मानो बस उस पतंग के साथ आसमान में उड़े ही जा रहे थे, जहां सब कुछ समतल है। न मोटर कारें हैं, न ट्राम है, न गाड़ियां हैं, कुछ भी नहीं है। मैं भी मुंडी ऊपर उठाए भागा ही जा रहा था कि सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया, थर दबोचा मुझे और उग्र भाव से बोले, इन बाजारू लौंडों के साथ धेले के कनकौवे के लिए तुम्हें दौड़ते हुए शर्म नहीं आती है? तुमको इसका कुछ भी लिहाज नहीं है?
अरे हम नीची जमात में नहीं हो, 8वीं जमात में आ गए हो, 8वीं में, केवल एक दर्जा नीचे हो मुझसे। तो आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए, हैं? एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायाब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही ऐसे मिडिलचियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं, बड़े बड़े विद्वान, उनकी मातहती में काम करते हैं। और तुम हो कि 8वें दर्जे में जाकर उन्हें बाजारू लोगों के साथ कंकड़े दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी तकलीफ पर बहुत दुख होता है, क्या करें। नहीं, ज़हीन हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो ज़हीन होना किस काम का जो तुम्हारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे कि मैं भाई साहब से मैं एक दर्जा नीचे हूं, हैं? अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं, 5 साल, चाहे आज तुम मेरी जमात में आ जाओ, समझ गए? और परीक्षकों का भी यही हाल है, तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे। अच्छा, और शायद 1 साल बाद, बड़ी खुशी हो गई ना इसमें, और शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में ये जो 5 साल का अंतर है ना, 5 साल का, उसे तुम क्या, ये ऊपर वाले खुदा भी नहीं मिटा पाए। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं, 5 साल, और हमेशा रहूंगा। और मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है ना, तुम उसकी बराबरी नहीं कर पाओगे। चाहे तुम में डिफिल डील, चाहे तुम जितनी पढ़ाई कर लो, समझ में कुछ नहीं आएगा तुम्हारे। और बेटा, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती हैं। अब हमारी अम्मा ने कोई दर्जा तो पास नहीं किया, और दादा भी शायद 5वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे दुनिया की सारी विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का पूरा अधिकार है और हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, इस गलत फल में न रहना तुम, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे और तुमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अब अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है बताओ, तुम बताओ, बहुत पढ़ाकू हो ना तुम। 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे हमको ना मालूम, कोई बात नहीं, लेकिन इसके अलावा हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उनको हमसे और तुमसे ज्यादा है। भगवान न करे कि हम बीमार हो जाएं, लेकिन मान लो अगर बीमार हो जाए, तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, फूल। तुम दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ सूझेगा नहीं। लेकिन अगर तुम्हारी जगह दादा होते तो किसी तार नहीं देंगे, और ना घबराएंगे ना बदहवास होंगे, पहले खुद मर्ज पहचानेंगे, इलाज करेंगे, और अगर उसमें सफल नहीं हुए तब जाके किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। चलो, बीमारी तो खैर मान लो बहुत बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते जो महीने भर का खर्चा है ना, वो महीने भर कैसे चलाया जाए। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे बस 20-22 तारीख तक खा पी के सब खत्म, पैसे मोहताज हो गए, नाश्ता बंद, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं ना, उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है, और एक कुटुंब का पालन किया। बताओ किया कि नहीं किया, जिसमें सब मिलाकर कम से कम हाँ मान लो 9 आदमी थे। अरे अपने तुम हेडमास्टर साहब को देख लो, एमए है कि नहीं है, और यहाँ के में नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपया पाते हैं, लेकिन इनके घर का इंतजाम कौन करता है, उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई, बात समझ लेना, तुम पॉइंट की बात कह रहे हैं। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा नहीं पड़ता था, कर्जदार रहते थे, और जब से इनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हो, तो भाईजान ये गुरूर जो है ना,
ये जरा तुम दिल से निकाल के फेंक डालो कि तुम मेरे समीप आ गए और अब स्वतंत्र हो। ये गुरूर निकाल के दिल से फेंक दो। मेरे देखते हुए तुम बेराह नहीं चल पाओगे, ये बात जान लो। और अगर ऐसे नहीं माने तो इसका भी प्रयोग कर सकता हूं, जरा संकोच नहीं करूंगा, बताए दे रहा हूं। अब मैं जानता हूं कि तुमको मेरी सारी बातें इसमें जहर लग रही होंगी हैं? मैं उनकी नई युक्ति के सामने नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव होने लगा और भाई साहब के प्रति मन में श्रद्धा दुगनी हो गई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं भाई साहब, आप जो कहते हैं सब बिल्कुल सच है और आपको कहने का पूरा पूरा अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया। देखो ऐसा है कि क्या कनकौवे उड़ाने का मेरा मन नहीं करता है, बहुत करता है, जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, बताओ? अरे ये कर्तव्य भी तो मेरे सर पर है। हाँ भाई साहब, संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। भाई साहब कनकौआ कनकौआ। भाई साहब लंबे थे, लपक कर कनकौआ पकड़ लिया और सीधा हॉस्टल की ओर भागे। पीछे पीछे मैं भी भाग रहा था। भाई साहब नमस्कार दर्शकों, तो ये थी हमारी प्रस्तुति मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। और 31 जुलाई को उनका जन्म दिवस भी था, तो हम उस दिन नहीं ला पाए, लेकिन हमारे प्लानिंग थी कि हम इसको जल्द से जल्द आपके सामने लेके आए। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, ये प्रस्तुति कैसी लगी। और हमारा ऐसा ही इरादा है कि हम और भी ढेर सारी कहानियां आपके सामने लाएंगे। संदीप जी, बहुत अच्छा किया आपने, मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत पसंद आया। बधाई, मजा आया। ये हम लोगों का चर्चा के एपिसोड के अंतर्गत ये एक नए तरह का प्रयोग था। मैंने और अनुपम जी ने, नीतू जी ने, हम लोगों ने प्लान किया कि क्यों ना जो अच्छी और रोचक कहानियां हैं, जो अभिनय प्रधान कहानियां हैं, उनको हम अपने दर्शकों के साथ साझा करें। और ये किसी भी तरह से सिर्फ कहानी पाठ ना हो, इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा अभिनय भी डालें। तो जैसा संभव बन पाता है लाइव प्रस्तुति के दौरान, हम लोग इसको, हमने इस श्रृंखला का नाम अभिनय पाठ रखा है। पूरी कोशिश है कि इसमें हम लोग अपना थोड़ा थोड़ा अभिनय भी शामिल करें। कहानियां तो आपको सुनाए ही, और इसमें आप बताइए कि हम लोगों का ये प्रयोग कैसा है, आपको कैसा लग रहा है। और बिल्कुल अगर कोई सुझाव हो तो वो ज़रूर हमें बताइए। अगली बार कोशिश रहेगी कि हम और बेहतर तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत करें, क्योंकि लाइव आने में बहुत सारी मतलब सीमाएं हो जाती हैं। नहीं तो तैयारियां हैं कि कई बार हम कॉस्ट्यूम के साथ में आए, कई बार प्रॉपर्टीज़ के साथ में आए, कई बार आपको थोड़ा ये भी फील कराएं कि जो परिदृश्य कहानी का आप देख रहे हैं वो बैकग्राउंड में कहीं कुछ उसकी झलक मिलती रहे। लेकिन अभी ये एक प्रयोग है, कोशिश है। आप दर्शकों का प्यार मिला और लगा कि आपको मज़ा आ रहा है, तो इसको हम आगे ज़रूर करते रहेंगे। अगली बार एक किसी और बढ़िया रोचक कहानी के साथ आएंगे। और कहानियाँ, हमारी पूरी कोशिश है कि जिनमें अभिनय हो वही हो, कहानियाँ छोटी हों जिससे आप उन कहानियों से रूबरू हो सकें, मिल सकें। तो ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा, और अगली बार जल्दी आपसे मुलाकात होगी। अनुपम जी, मंजू जी हैं, मंजू जी नमस्कार। मंजू जी नमस्कार। मंजू जी नमस्कार। हाँ हाँ हाँ, अगली बार कभी ऐसा भी करें हम लोग अनुपम जी कि कहीं पर बीच में कुछ गाने अगर आ सकें तो मंजू जी को हम लोग शामिल कर लें और वो स्क्रिप्ट साझा कर दें कि यहाँ पर मंजू जी लाइव अपना कोई गीत भी सुनाए बीच में, जहाँ कहानी के अकॉर्डिंग ज़रूरत हो। तो ऐसे करते हुए जी बहुत सारे लोग जो जो फुर्सत के दर्शक हैं, फैंस हैं, वो सब लोग हमसे एसोसिएट रहें। कुछ कहानियाँ कई बार हम लोग ऐसी भी लाएंगे कि अगर आप लोग पहले से बता देंगे कि आप इंटरेस्टेड हैं उन कहानियों में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो एक किरदार हम आपके साथ भी साझा कर सकते हैं। उस किरदार को आप पढ़िए और अच्छा रहेगा। हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे अभी हम 2 लोग हैं, 4 लोग हों, 6 लोग हों, 10 लोग हों,
और बड़ी कहानियां हैं और हर किरदार एक एक व्यक्ति कर रहा हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है। सही बात है, सही बात है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से हम लोग चर्चा कर रहे थे शुरुआत से ही 3-4 एपिसोड से, तो उसमें था कि केवल बातें थीं और बातें थीं, आप अपने सफ़र के बारे में बता रहे थे, मैं अपने सफ़र के बारे में बता रहा था या किसी जी, चीज़ के किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ सिर्फ़ बातें थी। यहाँ पर थोड़ा-सा अलग ही फ़ील आया मुझे तो, मतलब मुझे इसलिए भी अच्छा लगा कि चलो यार बहुत मजा आया। एक कहानी भी से है और कहानी के साथ-साथ एक्टिंग भी चल रही है। वो कर रहे हैं हम लोग जिसके लिए आप जाने जाते हैं, भाई आप एक्टर हैं। और नहीं 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 नहीं, अनुपम अ, जी, अनुपम जी, आप मुझसे पहले से अभिनय से जुड़े हैं, आप मुझसे पहले से थिएटर से आप वाकिफ़ हैं, मैं बहुत बाद में आया हूँ। लेकिन और आपके अंदर जो कमाल चीज़ है कि भाई आप मल्टी टैलेंटेड हैं, आप राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, आप अच्छे डिज़ाइनर भी हैं, आप पेंटर भी हैं, आप ट्रैवलर भी हैं और आप एडिटिंग भी करते बस, हैं, बस। तमाम टेक्निकल चीज़ों की समझ रखते हैं। तो ये सब चीज़ें जो कोलैबोरेट होके आती है ना, ये बड़ी कमाल हो जाती हैं। और मैं तो हमेशा ऐसे साथी की तलाश में रहा हूँ जिसके पास ये सब चीज़ें मिल जाएँ। तो मैं मात्र अभिनेता हूँ, सिर्फ़ अभिनय कर सकता हूँ, जो कुछ भी थोड़ा बहुत आता है, इसके अलावा कुछ आता नहीं है। आपके साथ नहीं, मिलके नहीं, ये चीज़ मज़ा आया। पूरी हो रही है और मज़ा बहुत आया बढ़िया मुझे। है सर। और विकास पाठक जुड़े हुए थे हमारे साथ। विकास, हेलो, वेलकम। शिवम कंसल हैं, मेरे दोस्त हैं, मुंबई से जुड़े हैं। इनका है, शिवम जी को अच्छी नमस्कार। जुगलबंदी है आप दोनों की। शिवम, शिवम, थैंक यू शिवम। सर हम लोग अ, जय वीरू टाइप आने वाले हैं हम लोग और विकास कह रहे हैं ये दिल के करीब हैं हमारे। अच्छा, हाँ। वाह, वाह! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शालिनी जी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको भी आज़ादी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। संदीप जी, शालिनी जी नमस्ते, बहुत-बहुत बधाई आपको। शालिनी जी को भी हम लोग शामिल करेंगे सर नेक्स्ट टाइम। अब देखते हैं, बस ऐसी कहानी मिले जिसमें अलग अलग विधा से जुड़े हुए लोग भी लाइव आ जाएं, उनके पास स्क्रिप्ट हो, हाँ, स्क्रिप्ट देख के फॉलो करते रहें, जुड़ जाए हम लोगों से। सर चलिए बढ़िया रहेगा, मज़ेदार रहेगा नीतू इसमें। जी कुछ और कहेंगी आप? हैं क्या लाइव? भाई नीतू जी नहीं, है प्रोड्यूसर नहीं हैं, वो शायद। आदेश दें तो हम लोग पर्दा गिराएं। पर्दा प्रोड्यूसर गिराने का से आदेश पहले सर मिले तो मैं पर्दा गिराएं। तो संदीप जी, जी मैं एक वो कहना चाहूँगा बात। जी जी अभी जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है। मैंने एक वीडियो बनाया है, प्रचार कर देना अभी लगे हाथ। हाँ हाँ हाँ, अरे लगे हाथ और क्या। मैंने एक छोटा-सा वीडियो बनाया है और ये एक सटायर है। ये किसी को का पे कमेंट नहीं है, किसी के लिए मैं किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं बनाया, बस एक सटायर है, कॉमेडी है। और आप लोग वो देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे और आप लोग उस पे जाइए, उसको देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको पसंद आते हैं कंटेंट उसके तो। नहीं पसंद आते हैं तो भी कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगली बार और अच्छा बनाऊँ। तो आप लोग हमारी हौसला अफ़ज़ाई करते रहें, हमें कमेंट्स में बताते रहें। कोई कमी हो, कुछ भी हो तो हमें प्लीज़ सूचित कीजिए, क्योंकि मेरा हम मेरा आप मेरा लोगों के लिए किया है जो कर रहे हैं। दर्शकों से ये कहना है कि अनुपम जी बहुत मल्टी टैलेंटेड आदमी हैं। अभी आपने शायद उनको एक विधा में काम करते हुए देखा है। आप उनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत विविधता मिलेगी, तमाम अलग-अलग वेरिएशन मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए सर, थैंक यू सर। और रश्मि जी जुड़ी हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे रश्मि जी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सबको, जितने लोग भी देख रहे हैं, सबको आज़ादी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो संदीप जी, सर विदा लेते हैं। शटर गिराया जाए? हाँ हाँ, गिराइए गिराइए गिराइए, और अगली बार अगली कहानी के साथ, रोचक कहानी के साथ जल्दी मुलाकात होती है। जी, जी। ओके नमस्कार, ओके। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ एक बार फिर से। अब सभी को बताइए आप। हमारी तरफ से नीतू जी, आप इसको प्लीज़ लाइव सेशन एंड करें। नीतू, अगर आप मुझे सुन सकती हैं तो प्लीज़ लाइव सेशन एंड करें।